नमस्कार मित्रों। आज हम पीछे वाला जो टॉपिक था उसको कंप्लीट करेंगे। और पीछे वाला जो टॉपिक अपना स्वरों के बारे में था और स्वर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि स्वर कैसे बनते हैं। तो आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और उस विषय में हमारा जो विवेचन होगा या अपना जो अध्ययन बिंदु होगा वो अध्ययन बिंदु इस रूप में है: स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो मेरे मित्रों, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि स्वर का अगर हम वर्गीकरण करते हैं या स्वरों का हम वर्गीकरण करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारे उसके वर्ग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो एक बार हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जितने भी हमारे सामने स्वरों के वर्गीकरण प्रकट होते हैं उन सभी स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत में ले रहे हैं मात्रा की दृष्टि से। सबसे पहले हम लेंगे मात्रा की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, ये जो वर्गीकरण है वैसे हम इसको पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हमें वर्गीकरण का अध्ययन करना है, इसलिए हमें इनको देखना होगा कि मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, मात्रा की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कैसे बने वो देखिएगा। 3 प्रकार के स्वर इस प्रकार से हैं। पहले भाग में हम शामिल करेंगे ऋश्व स्वर, ऋश्व स्वर, और इसी ऋश्व स्वर का दूसरा नाम है लघु स्वर, और लघु स्वर के साथ ही इसका दूसरा नाम होता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। और इसी के साथ साथ एक नाम और है जिसका हम नामोल्लेख पहले कर चुके हैं, जिसका नाम है मूल स्वर। मूल स्वर। तो मित्रों, मैंने ये बताया था कि ऋश्व स्वर जो भी हैं उनसे हमने अन्य स्वरों का निर्माण किया है। हमने ये बताया था कि मुख्य रूप से हमारी शुद्ध हिंदी में 3 मूल स्वर हैं, लेकिन हमने रे को शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से हमने 4 मूल स्वर स्वीकारे हैं। तो हम इस वर्ग में हम 4 स्वरों का नामोल्लेख करेंगे। एक हो गया इसमें ए, और एक हो गया ई, एक उ, और एक हमारा री स्वर। इस प्रकार से ये ऋश्व स्वर या मूल स्वर ये 4 हैं। संख्या में कितने होगी? ये 4 होगी। हम दूसरा नामोल्लेख करेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे। ऋश्व स्वर से हमने दीर्घ स्वर बनाए हैं। ऋश्व स्वर से हमने दीर्घ स्वर बनाए हैं, तो हम इनका भी नाम उल्लेख करेंगे दीर्घ स्वर, या हम ये कहेंगे द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। तो देखिए मित्रों, हम पहली वाली क्लास में ये बताया था कि इन जो तीनों स्वर से मिलकर के जब अन्य स्वर बनते हैं तब वो सारे के सारे दीर्घ स्वर में ही शामिल हो जाते हैं, या हम ये कहें कि ये द्विमात्रिक स्वर में शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने इनसे जो स्वर बनाए थे वे स्वर हमारे सामने किस रूप में आए थे? वे स्वर हमारे सामने आए थे, एक ए से हमने बनाया था आ, एक ई से हमने बनाया था दीर्घ ई, एक ऊ से हमने बनाया था दीर्घ ऊ, एक हमने ए और ई के संयोग से ए बनाया था, और फिर हमने बनाया था स्वर अय, फिर बनाया हमने ओ, और फिर हमने बनाया औ। इस प्रकार से हमारे सामने ये जो 7 स्वर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं, जिनकी संख्या हमारे सामने 7 है। अब देखिएगा, अगर हम इनमें से भी वर्ग और निकालें या इनका हम गहराई से अध्ययन करें, तो गहराई से अध्ययन करने के पश्चात हमारे सामने ये जो चार स्वर हैं हमारे सामने, ये अलग प्रकार के नाम से भी संबोधित होते हैं या अलग नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार इनके बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये किस प्रकार का स्वर है। तो मित्रों, ये दीर्घ स्वर तो है ही,
ये दीर्घ स्वर तो है ही, लेकिन इसका अन्य नाम एक संध्य स्वर भी है। संध्य स्वर भी है। ये संध्य स्वर क्यों है? क्योंकि ये दो भिन्न प्रकार के स्वरों के मेल से बने हुए हैं। क्या बताया? ये दो भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलके बने हुए हैं। और ये कैसे बने हैं इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। मैं एक बार और यहाँ इसका विवेचन करूंगा। जैसे हमने ये ए स्वर का निर्माण किया था, तो ए स्वर के बारे में हमने ये बताया, जब भिन्न स्वर आपस में संयोग करेंगे, जैसे ए और ई आपस में संयोग करेंगे, तब हमने ए स्वर का निर्माण करके बताया था। ऐसे ही हम ए में हम इसी ए का संयोग करेंगे, तब हमारे सामने ये स्वर बना था। इसी प्रकार हम इस ए में हम ओ का संयोग किया, तब हमारे सामने ये स्वर बन करके आया था। और उसी प्रकार इसी ए में हम इसी ओ का संयोग करेंगे, तब जाकर के हमारे सामने ये औ स्वर आया था। इस प्रकार से देखिए मित्रों, ये जो चार स्वर हैं हमारे, ये संध्य स्वर के नाम से भी पुकारे जाते हैं। या हम ये कहें कि द्विमात्रिक स्वर में या दीर्घ स्वर में ये 7 स्वर है, लेकिन इन सातों में से ये 4 स्वर ए, आई, ओ और औ, ये संध्य स्वर के भी नाम से जाने गए। और संध्य स्वर में भी इनकी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग भाग हैं। जैसे हम इस ए का नामोल्लेख करें, इस ए को कई बार यह भी कहा जाता है कि ये जो ए संधि स्वर का निर्माण हुआ है तो किस रूप में हुआ है? तो मित्रों, ये जो निर्माण हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है, गुण संधि की वजह से। इसका विवेचन हम कहाँ करेंगे? अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम संधि विच्छेद में करेंगे। जिस स्वर संधि का हम अध्ययन करेंगे और स्वर संधि के बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे। और स्वर संधि का एक पार्ट होता है गुण संधि। और गुण संधि में हम ऐसे पढ़ते हैं कि दो भिन्न प्रकार के स्वर आपस में मिलेंगे तो अन्य प्रकार की ध्वनि वो प्रकट करेगी। तो इसी प्रकार से ये ए जो स्वर है, ये गुण संधि से बना हुआ है, और ये औ जो स्वर है, ये भी गुण संधि का ही एक उदाहरण है। अब बचे एक तो आई, कौन सा बच गया? ये आई बच गया, और एक बच गया ये ओ। ये जो औ, ये जो दो स्वर हैं, ये दो स्वर गुण संधि के अलावा ये माने जाते हैं कि ये वृद्धि रूप है, ये स्वरों का वृद्धि रूप है या वृद्धि रूप संधि का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, संध्य स्वर में ये जो चार स्वर हैं वो दो प्रकार से और विभक्त होते हैं, जैसे गुण संधि और एक है वृद्धि संधि। तो गुण संधि में तो कौन कौन से स्वर आ गए? गुण संधि में स्वर आ गए ए और ओ। और वृद्धि संधि में कौन से स्वर आ गए? वृद्धि संधि में आ गए आए और आ गया ओ। ओ। इस प्रकार से द्विमात्रिक स्वरों का हमने अध्ययन किया। अब हमारा ये तीसरा प्रकार है, मात्रा की दृष्टि से तीसरा प्रकार आ गया, ये आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब ये होता है मित्रों, जब देखिए हम एक स्वर, एक मात्रा के स्वर का उच्चारण किया तो उसमें सिर्फ एक ही ध्वनि का उच्चारण होगा। द्विमात्रिक स्वर में हम दो मात्राओं का हम उच्चारण करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि उसका स्वर लंबा खींचेगा। अब प्लुत स्वर का मतलब ये हो गया कि यहाँ दो से अधिक मात्राओं का उच्चारण होगा। जैसे हम देखिए, कोई भी सुर या कोई भी तान है या कोई गीत है, उसमें हम अपने सुर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के वो ध्वनि हम लंबी खिंच जाती है। लंबी खींचने का मतलब, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ओम है, ओम। ये देखिए ये क्या है? ये ओ, इसका मतलब ये है कि ये जो ओ की मात्रा है, ये ओ की जो मात्रा है, ये थोड़ी लंबी खींच रही है और फिर जाकर के ये मैं ध्वनि प्रकट हो रही। इसका मतलब है ये जो बीच वाला जो निशान है, हमने दो डॉट लगाया है, इसका मतलब ये प्लुत स्वर के रूप में आ रहा है। जैसे हम कोई गीत गाते हैं और गीत गाते समय हम लंबा सुर लेकर के उच्चारण करते हैं या लंबा सुर लेते हैं, तब ये प्लुत स्वर निकलता है। तो अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कितने प्लुत स्वर हैं? हिंदी में कितने प्लुत स्वर हैं? देखिए मित्रों, प्लुत स्वर हमारी हिंदी में, एक तो ये ए है, क्योंकि ए का हम उच्चारण करेंगे तो ए की ध्वनि अपने आप वो आगे तक बढ़ती जाएगी। हम आ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आ ही निकलेगा।
अगर हम ई का उच्चारण लंबा खींचेंगे तो मित्रों ये होगा, अगर हम लंबा उच्चारण खींचेंगे तो एक ई और एक ई मिलकर के दीर्घ रूप बन जाएगी। इसलिए ये लघु जो स्वर है, ये लघु स्वर प्लस में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लंबा स्वर का उच्चारण करेंगे, लंबा स्वर का उच्चारण करने की वजह से ये दीर्घ ई बन जाएगा। तो मित्रों एक तो ए हो गया, एक आ, और एक हो गया दीर्घ ई। उसी प्रकार से हमारा ऊ है, ऊ का हम लघु ऊ का हम लंबा उच्चारण नहीं कर सकते। लंबा उच्चारण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लंबा उच्चारण करेंगे तो वो दीर्घ स्वर में शामिल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम एक ऊ को भी इसमें शामिल करेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4, 4 ये और बाकी 4 ये स्वर, संधि स्वर। तो मित्रों प्लुत स्वर जो है ये हमारे प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों की संख्या हमारे हिंदी में कुल 8 है। 8 स्वरों को ही हम प्लुत का रूप धारण बना सकते हैं या रूप दे सकते हैं। और वैसे हमारी मूल हिंदी में कुल हिंदी में जितने भी प्लुत स्वर हैं वो 9 है। ये 9 क्यों? क्योंकि हमने हिंदी का नाम उल्लेख किया है। हिंदी में शुद्ध प्लुत स्वर की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृत में अगर हम संस्कृत के व्याकरण की बात करते हैं तो ये 8 प्लस एक री और शामिल हो जाता है, ये दीर्घ री। इस प्रकार से ये 9 स्वर बन जाते हैं प्लुत स्वर में। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्गीकरण है। ये मात्रा की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक है ऋश्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम दूसरा इसका वर्गीकरण लेंगे। तो दूसरा वर्गीकरण देखना, अब हमारा दूसरा वर्गीकरण आएगा वो है औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमने क्या लिखा? औष्ठाकृति। औष्ठाकृति की दृष्टि से या के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, औष्ठाकृति की दृष्टि से हम स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कौन सा? एक तो आ गया अपना वृत्ताकार स्वर, और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। ये वृत्ताकार स्वर का मतलब क्या है? देखिए मित्रों, हमने नाम लिखा है औष्ठ। औष्ठ का मतलब है होठ। हमारे जो होठ हैं उसकी आकृति बनेगी। किस प्रकार की आकृति बनेगी? वृत्त के समान आकृति बनेगी। वृत्त का मतलब होता है गोल आकार के हमारे होठ बन जाएंगे। तो ऐसे कितने स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे होठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। और दूसरे स्वर वे हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ गोल नहीं होंगे। ए का मतलब नहीं, वृत्त के आकार में वो नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? हमारे होठ वृत्त के आकार के नहीं बनेंगे। तो मित्रों अब आप उच्चारण करके देखिए। ए का उच्चारण किया, हमारे होठ गोल नहीं हुए। आ का उच्चारण किया, हमारे होठ गोल नहीं हुए। ई का हमने उच्चारण किया, हमारे होठ गोल नहीं हुए। ई का दीर्घ ई का हमने उच्चारण किया, हमारे होठ गोल नहीं हुए। ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, आप देखिए ऊ का हमने उच्चारण किया, हमारे होठ गोल हुए हैं। दीर्घ ऊ का हमने उच्चारण किया, हमारे होठ गोल हुए हैं। ए का हम उच्चारण कर रहे हैं, हमारे होठ गोल नहीं हुए। और ऐ का उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमारे होठ गोल नहीं हुए। अब ओ का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे होठ गोल हुए। और औ का उच्चारण किया, हमारे होठ गोल हुए। इसी के साथ साथ हम रे का भी नामोल्लेख करेंगे। रे का नामोल्लेख इसलिए करेंगे क्योंकि हम कुल स्वर पढ़ रहे हैं। तो रे का उच्चारण किया तब भी हमारे होठ वृत्त के आकार के नहीं है। और उसी प्रकार से हम मानक हिंदी का एक आगत स्वर के बारे में उच्चारण करते हैं, औ का उच्चारण करते हैं, तो भी वो वृत्त के आकार की ध्वनि या वृत्त के आकार की आकृति बना रहे हैं। मित्रों इस वो का मतलब क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये ना तो आ है और ना ये ओ है, इन दोनों बीच की ध्वनि ये आओ है। तो इस प्रकार से हम होठ की आकृति की दृष्टि से स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है अपना वृत्ताकार और एक दूसरा है अवृत्ताकार।
तो मित्रों इस प्रकार से अपना दूसरा वर्गीकरण समाप्त। अब हम तीसरा वर्गीकरण लेते हैं और तीसरा वर्गीकरण अपना है स्वर तंत्र के आधार पर। स्वर तंत्र के आधार पर। तो देखिए मित्रों, स्वर तंत्र के आधार पर अगर हम एक बार स्वर को छोड़ देते हैं, हम इसकी जगह लिखें वर्ण। अगर हम स्वर तंत्र के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं तो वर्ण में मित्रों दो प्रकार के आ जाते हैं, एक तो स्वर आ जाता है और दूसरा आ जाता है व्यंजन। तो हम यहाँ स्वर का उल्लेख कर रहे हैं। तो मित्रों मैं स्वर तंत्र की बात कर रहा हूँ, ये अपना तीसरा वर्गीकरण है। स्वर तंत्र की बात कर रहा हूँ। स्वर तंत्र का मतलब हो गया हमारे गले में जो स्वर तंत्री है वो झंकृत होती हुई बाहर निकलती है, उसके आधार पर हमारे सामने स्वर वर्ण निकलते हैं। तो वर्ण दो प्रकार से निकलेंगे, एक तो निकलता है सघोष या इसका दूसरा नाम है घोष और दूसरा है अघोष। तो मित्रों एक बार हम इसका नाम अच्छी तरह से समझें, इसके अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। इस घोष का मतलब होता है कंपन होना, कंपन होना। और यहाँ से लिखा हुआ है तो से का मतलब कंपन सहित, कंपन सहित ऐसी ध्वनियां बाहर निकलेंगी, स्वर का हम उच्चारण करेंगे तब ऐसी ध्वनियां बाहर निकलेंगी जो हमारे गले की स्वर तंत्र है वो झंकृत होंगी। और दूसरी है अघोष। घोष का मतलब कंपन और अ का मतलब रहित, मतलब जिनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारे गले की जो स्वर तंत्र है वो झंकृत नहीं होगी। तो मित्रों इस आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो हम सारे के सारे स्वरों को इस सघोष की श्रेणी में मानते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, घोष होते हैं। ठीक, अब हम इसका चौथा वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब है अपना 4 नंबर का वर्गीकरण, वो है, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं उसके बाद में हम इसको आगे पढ़ेंगे। अगला है अपना उच्चारण में, उच्चारण में प्रयुक्त होने वाली, प्रयुक्त होने वाली वायु के आधार पर स्वर। तो मित्रों ये अपना चौथा वर्गीकरण है। उच्चारण में प्रयुक्त होने वाली वायु के आधार पर हम स्वर को छोड़ दें, एक बार हम वर्णों का नाम उल्लेख करते हैं। तो मित्रों वर्णों का अगर हम इस अध्ययन करते हैं इसके आधार पर तो हमारे सामने दो प्रकार के वर्ण निकलते हैं। उनके नाम क्या है? उच्चारण में प्रयुक्त होने वाली वायु, वायु के आधार पर हम इसके टुकड़े करते हैं तब हमारे सामने दो प्रकार की ध्वनियां बाहर निकलती है। एक तो है हमारे सामने जिसका नाम है अल्प प्राण और दूसरा है वो है महाप्राण। पहले हम इनका अर्थ समझें। इसका मतलब, इस नाम का मतलब है, एक ये दो नामों से मिलकर बना है, अल्प प्लस प्राण, और इसका मतलब है महा प्लस प्राण। अब देखिए मित्रों इस अल्प का मतलब क्या है? इस अल्प का मतलब है कम और इस प्राण का मतलब है ये वायु, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वायु के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आ गया वायु। इसका मतलब ये है कि जिस ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से वो कम मात्रा में वायु बाहर निकलेगी। और महाप्राण का मतलब, महा का मतलब है यहाँ अधिक, यह है अधिक, और प्राण का मतलब वो ही वायु। जिस ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे या जिस वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से वो वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। तो आप खुद ही एक प्रकार से प्रयोग करके देखिएगा, आप खुद ही स्वरों का उच्चारण करके देखिएगा कि क्या स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में शामिल होते हैं या फिर महाप्राण की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो मित्रों हम स्वरों के बारे में जब अध्ययन करते हैं इसके आधार पर
तो हम जितने भी स्वर होते हैं, सारे के सारे स्वर होते हैं, उन सारे के सारे स्वरों को हम अल्प प्राण की श्रेणी में मानते हैं। अल्प प्राण की श्रेणी में क्यों मानते हैं? क्योंकि हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनियों का उच्चारण करते समय या स्वर ध्वनियों का हम उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु होती है वो बाहर कम मात्रा में निकलती है। जैसे हम एक श्वास में एक स्वर को कितनी बार बोल सकते हैं, एक बार ये करके देखिएगा। और ऐसी ध्वनियों का भी उच्चारण करें, ऐसी ध्वनियों का भी उच्चारण करें जो महाप्राण की श्रेणी में शामिल होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, महाप्राण एक प्रकार से ये है। अल्प प्राण मान लो ये है, ये हमारा क्या है, ये व्यंजन है, और ये क्या है, हमारा स्वर है। आप एक श्वास में कितनी बार ए का उच्चारण कर सकते हैं? जैसे ए 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 ए, इतनी बार हम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इस है का उच्चारण इतनी बार नहीं कर सकते जितना हमने ए का उच्चारण किया। आप करके देख लीजिए, है। हमारी जो गले की जो वायु है या हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है वो कुछ ही देर में वो खत्म हो जाती है, या कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने के पश्चात ही खत्म हो जाती है। इसलिए मित्रों, मैंने यहाँ नामूल्य किया वायु कितनी मात्रा में बाहर निकलेगी, उसके आधार पर हमने स्वर को दो भागों में बांटा है, एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो मित्रों, हमारे जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर अल्प प्राण है, स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये तो है अपना 4 नंबर का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला वर्गीकरण, वो है 5 नंबर पे। अब देखिए मित्रों, अपना 5 नंबर का जो वर्गीकरण है, 5 नंबर का वर्गीकरण है, उसको हम ले रहे हैं, वो है जिह्वा की या जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मित्रों, इस आधार पर हम स्वरों को बांटे, तो किसके आधार पर? जिह्वा का मतलब हमारी ये जीभ है, मुंह में जो जीभ है, इसके आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं। तब हमारे सामने 3 प्रकार के स्वर आते हैं। वो कैसे आएंगे वो देखिएगा। हमारे मुंह में जो जीभ है, ये जिह्वा है। मान लो जिह्वा के हम 3 पार्ट करते हैं, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये मान लो ये हमारी जिह्वा है। जिह्वा 3 भागों में बटी हुई है, ये 3 भागों में। ये तो है हमारे गले में, ये गले में है, या हमारे कंठ में है, ये नीचे की तरफ चली गई। तो एक भाग तो ये हो गया जिसका नाम हम यहाँ देंगे, ये तो है हमारा जीभ का पश्च भाग या पीछे का भाग। ये जो भाग है ये हमारे बीच का है, जिसको हम हिंदी में नाम देंगे मध्य भाग। और ये हमारे मुंह के सबसे आगे है, या मुंह में सबसे आगे जो नुकीला भाग है, उसको हम नाम देंगे अग्रभाग। तो मित्रों, इस प्रकार से हम इसके आधार पर जिह्वा की दृष्टि से अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तब हम जीभ को 3 भागों में बांटेंगे। एक तो है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, और तीसरा है पश्च भाग। तो उसी प्रकार हम यहाँ नाम लिखेंगे, इन तीनों का नाम लिखेंगे। पहला लिख दिया हमने अग्र भाग, दूसरा हमने लिख दिया मध्य भाग, और तीसरा हमने लिख दिया पश्च भाग। पश्च का मतलब हो गया पीछे, अग्र का मतलब आगे वाला। अब देखिए मित्रों, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो नुकीला वाला भाग है या जीभ का आगे वाला जो भाग है वो क्रियाशील रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्वरों को हम जब निर्माण के बारे में पढ़ा, उस समय मैंने अच्छी तरह से बताया था कि ए का उच्चारण करेंगे तो ए का उच्चारण करते समय हमारी जीभ बिल्कुल नीचे चिपकी हुई होती है, और बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर उठता है।
ऐसे ही ऐसे ही और भी स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है, और कुछ एक ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते हैं तब हमारी जीभ का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता है। तो मित्रों वो देखिएगा, हम आगे वाले जीभ के आगे वाले भाग से हम कौन कौन से स्वरों का उच्चारण करेंगे, वो देखिएगा किस प्रकार के स्वर निकलेंगे। एक तो हमारे सामने ई स्वर निकलेगा, एक हमारे सामने दीर्घ ई का स्वर निकलेगा, एक हमारे सामने ए का स्वर निकलेगा, एक हमारे सामने ऐ का स्वर निकलेगा। कैसे? क्योंकि हमारी जीभ ई का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो ई का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो क्या है, जीभ का अगला हिस्सा है वो ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठेगा तो स्वाभाविक है कि ये जीभ का जो आगे वाला भाग है वो क्रियाशील रहेगा। ए का हम उच्चारण करेंगे, तो ए का उच्चारण हमने इस प्रकार से किया है, जब ई का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ का अगला वाला हिस्सा वो क्रियाशील है, तो स्वाभाविक है तो ये भी कौन सी श्रेणी में शामिल हो गया, इस भाग में शामिल हो गया। इसी के साथ ये भी, अब हम संस्कृत का ये री को भी इसमें शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रे तो एक प्रकार से व्यंजन है, लेकिन इसके साथ ई स्वर और जुड़ा हुआ है। ई का हम उच्चारण करेंगे तो ई भी इसी श्रेणी में आ गया। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे जो 5 स्वर हैं, 5 जो स्वर हैं वो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं अग्रस्वर। उसी प्रकार से मध्य स्वर में हम शामिल करेंगे। मध्य स्वर में हमने ये कहा कि जब हम ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का जो जीभ है वो मुंह में चिपकी हुई है, लेकिन बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है। और बीच वाला हिस्सा कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? बीच वाला हिस्सा इस नाम से जाना जाता है, मध्य भाग के नाम से जाना जाता है। तो ये ए का उच्चारण किया हमने, तो ये ए मध्य भाग से प्रकट हुआ। अब बचा अपना पश्च भाग। पश्च का मतलब है पीछे, जीभ का कौन सा भाग? पीछे वाला भाग, बिल्कुल हमारे गले में जो पीछे डूबा हुआ है, गले में डूबा हुआ है, वो पीछे वाले भाग से कौन कौन से स्वर प्रकट होते हैं। बाकी इनको छोड़कर जो भी स्वर बचते हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम एक तो आ को शामिल करेंगे। आ को क्यों? क्योंकि हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा गला बिल्कुल पूरा का पूरा खुला रहता है, गले की जो पीछे की जो स्वर तंत्रियां हैं वो बिल्कुल खुली हो जाती हैं, और पीछे वाला भाग ही क्रियाशील रहता है। इसके अलावा एक ऊ का भी उच्चारण कर रहे हैं, ऊ का उच्चारण किया तो हमारे गले की स्वर तंत्रियां खुली हुई, एक दीर्घ ऊ का भी हमने उच्चारण किया, एक हमने ओ का भी उच्चारण किया, एक हमने औ का भी उच्चारण किया, और एक हमारा आगत स्वर, इसको भी हमने उच्चारण किया, इसका भी हमने उच्चारण किया, तो जीभ का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण, किसके आधार पर? जीवा की दृष्टि के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जीभ का अग्रभाग, दूसरा है मध्य, और तीसरा है पश्च। अग्रभाग में 5 स्वर ई, ए, ऐ और ये री। मध्य भाग में हमारा आ गया ए आ गया, और पश्च भाग में जो भी बचे हुए स्वर हैं वो सारे के सारे, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो भी 3 की संख्या में जो भी स्वर लिखे जाते हैं वो सारे के सारे इसी में शामिल कर देना। तो मित्रों इस प्रकार से अपना ये 5वां वर्गीकरण जिह्वा की दृष्टि से हमारे सामने इस प्रकार से है। अब हम पढ़ेंगे अगला वर्गीकरण। हमारा अगला जो वर्गीकरण है वो है मुख की आकृति के आधार पर। 6वां नंबर ले रहे हैं, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मित्रों, हमने 5 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ लिए। अब अपना ये 6वां नंबर का वर्गीकरण है, किसके आधार पर? मुख के आधार पर। अब ये मुख के आधार पर जो वर्गीकरण बना हुआ है वो आखिर क्या है? अब देखिए मित्रों, हम बार बार इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं
कि मुख में जो जिह्वा है वो क्रियाशील रहती है। जब जीभ ही काम नहीं करेगी तो सिर्फ स्वर का उच्चारण होगा, व्यंजनों का नहीं होगा, लेकिन स्वरों का भी ठीक तरीके से उच्चारण नहीं हो पाएगा। वो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जीभ कहीं न कहीं कभी ऊपर उठ रही है, कभी नीचे बैठ रही है, कभी सिकुड़ रही है, कभी फैल रही है, कभी गले की स्वरतंत्र है वो खुली हो रही है। इस प्रकार से हमारी जितनी भी ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों में मुख्य कार्य जिह्वा का भी है। इसी के साथ साथ हमारा मुख कितना खुलता है ये भी एक अहम बात है। तो मुख कितना खुलता है इसकी दृष्टि से हम ये वर्गीकरण किया है। तो इस आधार पर हम 4 प्रकार के स्वर मानते हैं। कितने प्रकार के? हम 4 प्रकार के स्वर मानते हैं। पहला हमने लिया संवृत्त स्वर, दूसरा हमने लिया अर्ध संवृत्त स्वर, और तीसरा हमने लिया विवृत्त स्वर, और चौथा हमने लिया अर्ध विवृत्त स्वर। अब देखिए मित्रों, पहले हम इनके नामों को अच्छी तरह से पहचानेंगे कि संवृत्त क्या है, अर्ध संवृत्त स्वर क्या होते हैं, विवर्त क्या हो और ये अर्ध विवर्त क्या होता है। पहले हम एक तो इस नाम को अच्छी तरह से समझें और एक इस नाम को अच्छी तरह से समझें। संवृत्त का यहाँ मतलब ये है बंद होना। क्या बंद होगा मित्रों? ये देखिए, हमने संवृत्त का मतलब यहाँ निकाला है बंद। क्या बंद होगा? हमारा मुख बंद होगा। हमारा जब मुख बंद हो जाएगा, या थोड़ा सा मुख अच्छी तरह से बंद नहीं होगा, ऐसे अच्छी तरह से मुख बंद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा खुला रहेगा। इनकी बजाय ये थोड़ा सा खुला रहेगा। तो हमने नाम दिया ये संवृत्त। अब दूसरा नाम हमने लिया विवृत्त, और इस विवृत्त का मतलब होता है इसका बिल्कुल उल्टा। संवृत्त का उल्टा बिल्कुल क्या है? ये विवर्त है। इसको हम एक प्रकार से विलोम भी मान सकते हैं। दोनों आपस में क्या है? विलोम है। तो इस विवर्त का मतलब हो गया खुला। ये खुला क्या होना चाहिए? हमारा मुख अच्छी तरह से खुला होना चाहिए। दो को हम अच्छी तरह से समझ जाए। संवृत्त का मतलब हमारा मुख बंद है लेकिन थोड़ा सा खुला है जिससे ध्वनि बाहर निकल सके। विवर्त का मतलब है बिल्कुल अच्छी तरह से खुला है। अब यहां देखिए, ये अर्ध विवर्त, अर्ध का मतलब होता है यहाँ आधा खुला। किससे आधा? इससे, इस विवर्त से आधा खुला हुआ है। और संवृत्त का मतलब अर्ध संवृत्त का मतलब इससे, संवृत्त से थोड़ा सा और अधिक खुला हुआ भाग। इस प्रकार से हम 4 प्रकार का नामोल्लेख कर रहे हैं यहाँ। तो मित्रों, हमारे सामने एक ध्वनि ऐसी है जिसका हम उच्चारण करते हैं। किसका? हम आ का उच्चारण करते हैं। तो मित्रों, आ का उच्चारण करते हैं तब हमारा मुख बिल्कुल अच्छी तरह से खुला होता है। आप उच्चारण करके देखिए, आ बिल्कुल खुला है। बोलिए, है कि नहीं? जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हमें जाने के बाद डॉक्टर साहब ये बोलते हैं, अपना मुख दिखाइए, आ करें। आ करने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि मुख अच्छी तरह से खुल जाता है। वो खुलने वाली स्थिति ही एक प्रकार से क्या है? ये विवृत्त है। इससे किस प्रकार की ध्वनि हमारे सामने आई है? ये आ के रूप में आई है। ऐसे ही संवृत्त में हमारा मुख बंद कब होगा? संवृत्त में हमारा मुख बंद तब होगा जब हम इस प्रकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे जिस प्रकार से हमारी जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है, तब वो ही स्वर बाहर निकलते हैं। जैसे एक तो हमने ई का उच्चारण किया, देखिए बिल्कुल बंद, मतलब थोड़ा सा खुला है लेकिन बंद है। अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ लेकिन बंद है। एक हम दीर्घ ई का उच्चारण कर रहे हैं तब हमारा मुख बंद हुआ। एक हम ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तब हमारा मुख थोड़ा सा संकरा है। एक हम दीर्घ ऊ का उच्चारण करते हैं तब भी हमारा मुख थोड़ा सा बंद होता है। एक हम री का उच्चारण करते हैं तब भी हम
हमारा मुख है वो बंद रहता है, लेकिन सकरा होता है। संवृत का आप मतलब आप बंद के साथ साथ ये भी मान सकते हैं कि मुख बिल्कुल संकरा हो गया, बिल्कुल सकरा हो गया। अब हम बात करें इस अर्धविवर्त की। अर्धविवर्त का मतलब ये तो पूरा का देखिए, विवर्त स्वर का मतलब है यहाँ पूरा का पूरा मुख खुला हुआ भाग है, मुख का पूरा खुला है, खुला होना है। लेकिन इससे कम, किससे, इससे कम खुला हुआ भाग अर्धविवर्त कहलाएगा। इसमें कौन कौन से स्वर हैं वो देखिए। एक हम ए को शामिल करेंगे, एक हम ऐ को शामिल करेंगे ऐ, एक हम औ को शामिल करेंगे आओ, और एक हमारा ये आगत अंग्रेजी का स्वर आ गया। बाकी हमारे सामने बचते हैं दो, वो शामिल हो जाएंगे किसमें, अर्धसंवृत में। अर्धसंवृत में एक तो ये अपना ए आ गया और एक अपना आ गया औ। इस प्रकार से मित्रों, मुख के खुलने के आधार पर हम स्वरों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं, हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जो इस प्रकार से हमारे सामने है। एक तो है संवृत, एक है अर्धसंवृत, और दूसरा है विवृत, और चौथा है, अगला है लास्ट, वो है अर्धविवृत स्वर, जिसमें हम इस प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए अगला अगला अपना जो वर्गीकरण है वो है 7 नंबर पे, और 7 नंबर का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा हम बड़ा लेके चलेंगे, और वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए मित्रों, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान का मतलब क्या हो गया। उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि हमारे मुख में हमारे मुख के अंदर 4 प्रकार के उच्चारण स्थान है, अंदर है, और बाहर हमारा एक है यह ओष्ठ। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के उच्चारण स्थान है, और 5 प्रकार के स्थान वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन यह समय अभाव की वजह से मैं इनका नामोल्लेख नहीं करूंगा। देखिए मैं एक बार यहाँ नाम लिख देता हूं। एक अपना उच्चारण स्थान है कंठे। कंठे का मतलब हमारे गला। दूसरा हमारे स्थान है वो तालव्य, और तीसरा हमारे स्थान है मूर्धन्य। चौथा है हमारा दंत्य, और 5वां हमारा स्थान है औष्ठ। इस प्रकार से हमारे 5 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, और इन 5 प्रकार के जो उच्चारण स्थान है, यहीं से हमारी जीभ कहीं ना कहीं या तो स्पर्श करती है या फिर हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं, तब कोई ना कोई जाकर कोई ना कोई ध्वनि बाहर प्रकट होती है। लेकिन स्वर भी कुछ एक, लेकिन स्वर जो है हमारे सामने जितने भी हैं वो ऐसी जगह से स्पर्श तो नहीं होते, लेकिन उस स्थान के बिल्कुल समीप जाकर के वापिस पीछे हट जाते हैं, वो वापिस पीछे हट जाते हैं। वो उस आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तब हमारे सामने स्वर इस प्रकार से आते हैं। हम पहला नाम लेंगे कंठस्वर। अब कंठस्वर का मतलब है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जो हमारे कंठ को प्रभावित करते हैं। तो हमारे सामने ये 3 स्वर हैं, ए, आ और एक अ है, ये विसर्ग। दूसरा हमारा है कंठ, दूसरा स्थान हमारा कौन सा है, ये तालव्य। ये तालव्य, तालव्य स्वर में हम किनको शामिल करेंगे। तालव्य स्वर में देखिए हमारी जो जीभ है, जीभ का अगला वाला हिस्सा वो ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठने का मतलब ये है कि हम इस स्थान से 2 स्वरों का उच्चारण करते हैं, एक ई और एक है हमारा दीर्घ ई। अब तीसरा जो है अपना ये औष्ठ्य लेते हैं हम, ये रहा औष्ठ्य। औष्ठ्य मतलब ऐसे भी स्वर हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे तो वहां हमारे होठ भी क्रियाशील होंगे। वो कौन कौन सी स्थान है, एक तो हमारे ये रहा उ और एक रहा दीर्घ उ। अब देखिए, अब चौथा जो स्थान है हमारा, हमने स्वरों को
पढ़ा है अच्छी तरह से। पहले वाले पार्ट में हमने स्वरों को इस प्रकार से पढ़ा कि 3 मूल स्वरों से इस प्रकार से सारे के सारे स्वर बने हैं। अब देखिए, हमने हमने एक स्वर ये बनाया था, ये तो क्या है, ये कंठ है, ये क्या है, ये ताल है। अब दोनों जगह से ये उच्चारण होते हैं, तो दोनों जगह से उच्चारण होने की वजह से हम दोनों का नाम उल्लेख करेंगे। तो कौन सा, एक तो कंठ है, ये तालव्य है। कंठ तालव्य से कौन कौन से स्वर बन निकलेंगे, इनके योग से और इनके योग से जिस प्रकार के स्वर निकलते हैं वो इसी में शामिल होगी। जैसे हमारे एक ए और एक आई, उसी प्रकार हम एक स्वर ये लिया था और एक स्वर ये लिया था, तब जाकर के हमने ओ का निर्माण किया था। ये तो क्या है, ये कंठ है और ये क्या है, ये ओष्ठ है। इस प्रकार से हम इस स्वर को लें तो ये दो स्थान को प्रभावित करता है। एक तो ये हो गया कंठ और इसके साथ हमारे ओष्ठ भी क्रियाशील हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने दो स्वर निकले हैं, एक ये ओ, एक तो हमारा हो गया ओ और दूसरा हो गया औ। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने 2, 4, 6, 8, 10 स्वर हो गए। 10। अब हम बात करते हैं अगले वाले स्वर की। अगला स्वर हमारा बचता है री। अब देखिए मित्रों, ये री का उच्चारण कहाँ से हुआ, एक तो हम इसमें इस री में एक तो रे को शामिल किया और एक ई को शामिल किया, तब जाकर के हमारे ये स्वर बना है। अब रे का उच्चारण कहाँ हो रहा है, रे का उच्चारण हमारे मुख के अंदर जीभ लुंठित होती हुई बाहर निकलती है, प्रकंपित होकर के वो ध्वनि बाहर निकल रही है। तो ये हो गया मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों, क्योंकि हमारी मूर्धा को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये स्वर आ गया मूर्धन्य। अब हम बात करते हैं अपने आगत स्वर की। आगत स्वर, आगत स्वर का मतलब ये है, हमने इसको अंग्रेजी से ग्रहण किया है, अंग्रेजी भाषा से हमने इसको ग्रहण किया है, और वो कौन सा है, ये आ है। और इस अ को हम हमारी मानक हिंदी व्याकरण में स्वर यंत्र में शामिल करते हैं। किसमें, स्वर यंत्र में। ये स्वर यंत्र ध्वनि है, तो ये आ। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नंबर का पार्ट हो गया। किसमें, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम स्वरों का उच्चारण वर्गीकरण करते हैं, तब ये आगत स्वर, ये आगत स्वर हमारा इसमें शामिल हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से अपने 6 वर्ग बन गए। कितना वर्गीकरण, कितने नंबर का वर्गीकरण हमारे सामने ये आ गया। अब हम बात करते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अपना लास्ट वर्गीकरण ये है, जाति के आधार पर वर्गीकरण। अगला है लास्ट, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मित्रों, इसके आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि एक तो हमने सजातीय स्वर को शामिल किया, सजातीय स्वर, और दूसरा हम नाम लेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, ये सजातीय क्या है, सजातीय का मतलब होता है जाति से, एक ही जाति से बनने वाले जो स्वर होते हैं वो सजातीय। और विजातीय का मतलब, वी का मतलब रहित, जाति से नहीं बने हैं वो स्वर। जैसे हमने ऐसे हमने क्या बनाया था, एक ऐसे ही हमने बनाया था आ, इसलिए एक तो सजातीय में ये हो गया ए और आ, एक ही जाति से बने हुए। इसी प्रकार हमने ई से ई बनाया था, क्या बनाया था, ये दीर्घ ई बनाया था, तो दूसरा हमारा ई और ई, एक ही जाति का वर्ग ये हो गया। एक हमारा ये बना था उ, उ, एक ही जाति से मिल करके हमने ये स्वर बनाया था, तब ये क्या बना, उ और उ। इस प्रकार मेरे मित्रों, ये तो है हमारे सजातीय स्वर हमारे हिंदी में। और अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत का री और एक ही जाति से मिलने वाला स्वर ये
रे, ये 4 स्वर सजातीय हैं। और बाकी जितने भी स्वर हैं इनको छोड़ करके जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे विजातीय में शामिल हो जाते हैं। विजातीय में जैसे एक तो हमने ए को शामिल किया, एक ऐ को शामिल किया, एक ओ को शामिल किया। ये क्यों? क्योंकि हमने इस ए का निर्माण ऐसे किया था, ऐसे। तो इसका मतलब सजातीय स्वर तो ये है, और बाकी विजातीय स्वर हमने भिन्न स्वरों के योग से मिल करके या मिला करके जिन स्वरों का निर्माण किया था वे सारे के सारे विजातीय स्वर हैं। तो इस प्रकार से अपने सामने सारे के सारे स्वर आए और उनका हमने वर्गीकरण किया। अब अपने इस हिंदी व्याकरण में एक नाम और आता है स्वरों के बारे में, और स्वरों के बारे में नाम आता है वो है अंग और अह। तो मित्रों ये दो प्रकार की जो स्वर है या दोनों स्वर हैं वो हमारी हिंदी में ये ऐ योग वाह के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों हम स्वरों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, और आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वर्ग का दूसरा पार्ट, और वो है